सर आप जब ये एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो एसेट एलोकेशन में सिर्फ ग्रोथ ही नहीं है, उसके साथ में स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, वॉलेटिलिटी को मतलब बैलेंस करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो मतलब एक्चुअली ये पूरा जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, सबको कवर करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली क्या है ना, बहुत सारे लोग खाली इक्विटी के ऊपर सोचते हैं, म्यूचुअल फंड। आप कोई भी एजेंट को आप पूछो जो एक जमाने में बहुत अच्छा ये था, वो बोलता है नहीं अभी मैं इंश्योरेंस नहीं करूंगा, मैं तो खाली म्यूचुअल फंड करूंगा। अच्छा, वो ऐसा क्यों बोलता है म्यूचुअल फंड करूंगा? बिकॉज कस्टमर का माइंडसेट भी वैसा ही टर्न हुआ है। बट हम लोग जिस बिजनेस में है, हम इसलिए देखो, डॉक्टर है ना, कभी भी पेशेंट के हिसाब से काम नहीं करते। पेशेंट चाहेगा कि मेरे को ऑपरेशन ना हो, पेशेंट चाहेगा कि मेरे को इंजेक्शन ना हो, पेशेंट चाहेगा एक टैबलेट दे दो मेरा सब ये हो जाए। तो बट डॉक्टर वैसा नहीं करता है। अगर उसको ऑपरेशन की जरूरत है तो वो बैठ के समझाता है, बहुत सीरियसली उसको डिस्कशन करता है। तो क्या होता है, ये एमएफ है ना, लोगों को लगता है कि खाली म्यूचुअल फंड से काम चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग हमेशा लोग हमको एज एन इंश्योरेंस ट्रेनिंग कंपनी सोचते हैं। मुझे लगता है इंश्योरेंस ट्रेनिंग कंपनी हम लोग नहीं है, हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात होती है तो म्यूचुअल फंड डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और मैं हमेशा कस्टमर को, आज भी मैं, मेरा डायरेक्ट भी अगर किसी के साथ बात होता है, आज ही जिम में मेरी किसी के साथ बात हुई तो वहां पर मैंने यही बताया कि म्यूचुअल फंड के बिगर आपका चारा नहीं है, इंश्योरेंस के बिगर आपका चारा नहीं है, स्टेबिलिटी के बिगर आपका चारा नहीं है। आपका जो डिसिप्लिन है ना, ये डिसिप्लिन तो ग्रोथ एसेंशियल है। मतलब मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड होना नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड होना चाहिए, 70% होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ के बिगर हम वो जो अपना डेस्टिनेशन है वो नहीं पहुंचेंगे। बट खाली ग्रोथ भी रहेगा ना, वो प्रॉब्लम होता है, बिकॉज बीच में तूफान आते हैं। तो तूफान में स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, और ये स्टेबिलिटी जो है ये थ्रू आउट द जर्नी, मतलब इतना लंबा सफर हम तय करने वाले हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तूफान तो आएगा। इजराइल ईरान वॉर अभी शुरू हो गया, कुछ ना कुछ होते रहेगा। तो उस समय पे हमको ये स्टेबिलिटी का ज्यादा जरूरत रहेगा, और इसलिए एलोकेशन जो है वो, मतलब एलोकेशन रहेगा, खाली ग्रोथ रहेगा नहीं चलेगा, खाली स्टेबिलिटी रहेगा ग्रोथ नहीं रहेगा तो भी नहीं चलेगा। मतलब ये सब टुगेदर है। प्रेजेंट गैप भी चाहिए, फ्यूचर गैप भी चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए। जब आप ये सब पूरा एक बास्केट जैसा इसको देखते हो, तभी फिर रियल कस्टमर का सब प्रॉब्लम जो है या कस्टमर का सब जो सिचुएशन है उसको हम कवर करते हैं, और वो मेरे को लगता है बेस्ट वे है फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो इसके अंदर प्रोटेक्शन को सेपरेट करने की क्या जरूरत है? नहीं, प्रोटेक्शन को सेपरेट इसलिए करने की जरूरत है बिकॉज क्या होता है, देखो प्रोटेक्शन जो है ना, ये कैपिटल क्रिएशन है। अभी आप वेल्थ हम बोलते हैं, मतलब फ्यूचर कैपिटल क्रिएशन और प्रेजेंट कैपिटल क्रिएशन, ये दोनों सेपरेट है। मतलब आपको समझना चाहिए, एक प्रेजेंट गैप है जिसके लिए एक प्रेजेंट कैपिटल क्रिएशन की जरूरत है, एक फ्यूचर गैप है जिसमें फ्यूचर कैपिटल क्रिएशन की जरूरत है। हम म्यूचुअल फंड क्यों करते हैं? बिकॉज वो फ्यूचर में कैपिटल क्रिएट करना। म्यूचुअल फंड सिर्फ फ्यूचर गैप के लिए, फ्यूचर कैपिटल क्रिएशन के लिए। प्रेजेंट का जो कैपिटल क्रिएट करना है वो कैसे करेंगे? आप म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं कर सकते, आप पीपीएफ के थ्रू नहीं कर सकते, आप रियल एस्टेट के थ्रू नहीं कर सकते, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं कर सकते, आप शेयर से नहीं कर सकते, आप गोल्ड से नहीं कर सकते, आप पोस्टल से नहीं कर सकते, आप बैंक एफडी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब इंस्ट्रूमेंट में जितना पैसा डाला है उतना ही मिलेगा आपको, तो कैपिटल क्रिएशन का एकमात्र एक ही ये है, वो है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस और एंडाउमेंट पॉलिसी दो चीज होता है। तो टर्म इंश्योरेंस डेफिनेटली प्रोटेक्शन के लिए, बट मुझे लगता है टर्म इंश्योरेंस टॉपअप के लिए है, इंश्योरेंस के लिए नहीं है। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ टॉपअप। क्यों? क्योंकि पहला स्टेबिलिटी के लिए मुझे 30% एंडाउमेंट इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके ऊपर जो गैप है उसको हम टर्म पॉलिसी से टॉपअप करना चाहिए। तो प्रोटेक्शन खाली, हर एक चीज का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, हर एक चीज का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। अगर तूफान नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको मालूम है कि दुनिया में तूफान तो हर बार कुछ ना कुछ होते रहेगा। तो आई थिंक इट इज बेटर दैट लोगों को सेफ्टी भी होना चाहिए,
ग्रोथ भी होना चाहिए और प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। सर कोई भी प्रोडक्ट में हम लोग 15 साल की बात करते हैं और एवरेज बोलते हैं कि एक 7 साल का तो एक साइकिल रहता है, तो 2 साइकिल तो आप चाहो या नहीं चाहो आने ही वाला है, आने वाला, तो तभी आपको ये काम में आएगा, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो स्टेबिलिटी के अंदर स्ट्रक्चर लाने की क्यों जरूरत है? देखो क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, जब मार्केट गिरता है, देखो बेसिकली क्या है, हम एक रिटर्न के हिसाब से मार्केट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, इक्विटी करते हैं, बट पैनिक होता है जब मार्केट अगर गिरता है, तो पैनिक होता है। पैनिक में क्या होता है, हम लोग मतलब इमोशनली है ना, डर के हम लोग पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल लेते हैं, राइट। तो इसके लिए पैनिक में से अवॉइड करने के लिए या पैनिक से बचने के लिए, पैनिक क्यों होता है, क्योंकि रास्ते में तूफान आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ राडा होगा, यू नो। जैसे अभी ईरान इजराइल वॉर हुआ, उसके पहला रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया, उसके पहला कोरोना आ गया, अब हर चीज में आप देखो तूफान है। और ये जो तूफान में क्या होता है ना, जो स्ट्रक्चर्ड स्टेबिलिटी है, आपको ग्रोथ तो चाहिए, बट उसके साथ जैसा आप चल रहे हैं सडनली कुछ आ गया तो उधर स्टेबिलिटी आपको ब्रिज बन जाता है, फिर आप चल रहे हैं फिर सडनली कुछ हो गया फिर स्टेबिलिटी, तो क्या होता है कि जो अप एंड डाउन है उसमें जो डाउन होता है उसमें स्टेबिलिटी एक ब्रिज जैसा काम करता है, पैनिक अवॉइड करता है, बिकॉज आदमी को, बंदे को पता है चलो इधर अभी प्रॉब्लम हुआ, बट ये तो एटलीस्ट मेरा स्टेबिलिटी चालू है, ऐसा करके। अच्छा, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ये स्टेबिलिटी के लिए मैं अगर एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अगर देता हूं तो वो बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। जो इनडिसिप्लिन बंदा है उसके, और 75% लोग इनडिसिप्लिन होते हैं, तो इनडिसिप्लिन बंदों के हाथ में अगर मैं पॉलिसी एंडाउमेंट अगर देता हूं तो वो स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन सब कुछ एक साथ लाता है। तो मतलब क्या है कि उसका गोल अचीव होने का चांस परसेंटेज बढ़ जाता है, बस वही है, राइट। सर तो ये लिक्विडिटी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लिक्विडिटी की जरूरत है। अब जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं आशीष, एनीवे हम लोग लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि उनका 6 महीने का या 1 साल का इमरजेंसी फंड के लिए उतना अमाउंट एफडी में आपका होना चाहिए जो एकदम लिक्विडिटी है, तो वो बाजू में अगर हम रखते हैं, उसके अलावा इमरजेंसी होना पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। तो एक अगर मैं इमरजेंसी फंड में, क्योंकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार मैंने मेरी जो रिक्वायरमेंट है ईएमआई की और एक्सपेंस की 1 साल की, मैंने अगर इमरजेंसी फंड बना लिया तो मेरे को लिक्विडिटी की क्यों जरूरत है। अब लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई गोल के लिए, जैसा मुझे रिटायरमेंट के लिए या बच्चों का एडुकेशन के लिए, सडनली उनको कोई प्रॉपर्टी दिख जाती है और लगता है कि यार ये बहुत अच्छा बेट है और इसको करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसका गोल के ऊपर से वो बाहर निकल के प्रॉपर्टी में डाल देगा। ना प्रॉपर्टी में डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होगा जब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब प्रॉपर्टी वो बेच नहीं सकेगा। आशीष, आपको मालूम है सुब्रतो रॉय जो है, सुब्रतो जो सहारा का है, उसके पास 63,000 करोड़ का नेटवर्थ था, नेटवर्थ मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी 63,000 करोड़, बट वो 3 साल तक 10,000 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिपॉजिट करने बोला वो नहीं कर पाया, 68,000 करोड़ नेटवर्थ होने के बावजूद। तो आप इमेजिन करो कि 68,000 जिसके पास है वो 10,000 क्यों नहीं भर सका, बिकॉज उसका जो प्रॉपर्टी था वो बेच नहीं पाया, जब उसको चाहिए था उस समय पे उसका प्रॉपर्टी काम नहीं आया और बेचारे को 3 साल जेल में सड़ना पड़ा, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। बट अगर उन्होंने ये प्रिंसिपल अगर फॉलो किया होता कि आपका 30 पर मतलब लॉक्ड, और इसमें उन्होंने पूरा लॉक में लगा दिया। मैं वही बोलता हूं कि आप पूरा लॉक भी करेंगे तो भी लोचा है, पूरा लिक्विड करेंगे तो भी, तो लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है एक बार आपने इमरजेंसी फंड बना लिया
तो बाकी का लिक्विडिटी, अगर आप अपॉर्चुनिटी मतलब लिक्विडिटी से लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर लोगों को पता है कि मेरा एक गोल है और ये गोल से मैं पैसा नहीं निकाल सकता हूँ, तो वो फिर तो बट क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड में पैसे से ये होने का चांसेस बहुत बड़ा है, क्योंकि लोग ऐसा अपॉर्चुनिटी उनके माइंड में आ जाता है और वो लोग ये लिक्विडिटी का नाजायज फायदा उठाते हैं, जिसके कारण उनके फ्यूचर गोल प्रॉब्लम में आते हैं और कभी उनके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिक्विडिटी इज अ ब्लेसिंग बट ऑल्सो इट इज अ कर्स। या कभी कभी मैं ऐसा कहूंगा कि कोई ना कोई लालच आ जाती है। हाँ, लालच है, वो ट्रैप में आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब लालच है, तो लालच में वो ट्रैप में आ जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं। राइट। तो सर, आप जब ये बात करते हैं तभी आइडियली ये एसेट एलोकेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सी बेसिकली क्या है ना, एलोकेशन का लॉजिक सिंपल है। एलोकेशन का लॉजिक क्या बोलता है कि आपको मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए आपका रिस्क को अवॉइड करने के लिए। अब क्या होता है कि जब भी आप हाई रिटर्न सोचते हो तो उसमें हाई रिस्क भी आ जाते हैं। और मार्कोविट्स का जो थियोरी है, जिसके वजह से उनको मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी, जिसके वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो कहता है कि आपका हर एक एसेट का साइकिल अलग रहता है। तो अगर आप अलग अलग एसेट्स में अगर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है, एक एसेट ऊपर रहेगा दूसरा नीचे रहेगा, ऐसा है। बट अभी उसमें कैसा है ना, वो हम तीन लेयर की बात कर रहे हैं। वेरी सिंपल है, जैसा हम बोट में बात करते हैं। अगर आप बाकी सब छोड़ो, बोट में क्या रहता है? बोट में सेल रहता है, हल रहता है, लाइफ जैकेट रहता है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आप खाली लाइफ जैकेट अगर किसी को देंगे, मतलब नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होता है, कोई स्टॉक मार्केट वाला कंसल्टेंट के पास जाएगा, वो पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डाले। आप बैंक के पास जाएंगे तो पूरा पैसा बैंक में डाले। आप इंश्योरेंस वाले के पास जाएंगे, वो पूरा इंश्योरेंस में डालेगा। तो या तो वो छोटा सेल बनाएगा, छोटा हल बनाएगा, पूरा इंश्योरेंस। तो ये तीनों सिचुएशन गलत है और ये लोगों के बेनिफिट में नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूं कि आपका सेल 70% होना चाहिए, आपका हल 30% होना चाहिए, और बैलेंस जो भी है वो आपका प्रोटेक्शन। तो मतलब 30% सेफ्टी स्टेबिलिटी, 70% आपका ग्रोथ, और ऊपर का जो भी बचा है वो आपको प्रोटेक्शन में डालना चाहिए। और उसके साथ साथ इमरजेंसी फंड का प्रोविजन, 1 साल का रिक्वायरमेंट का प्रोविजन आपको सेपरेट रखना चाहिए, और फिर भूल जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, शट इट एंड फॉरगेट इट। तो आप इन्वेस्ट करो, SIP करो, इंश्योरेंस करो, टर्म करो और भूल जाओ। सर, एज अ फाइनेंशियल प्लानर, जब वो कस्टमर के पास जाता है और उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो कस्टमर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करे, तो वो अचीव करने के लिए उसको फाइनली क्या करना चाहिए? सी बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, ये प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, ये आर्किटेक्चर के ऊपर है। आर्किटेक्चर मतलब आप स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हो, आप जो उसका ढांचा कैसे बनाते हो। तो प्रोडक्ट आप उस ढांचे में जब आपका ढांचा रहेगा, आर्किटेक्चर रहेगा, तभी आप प्रोडक्ट डिसाइड करते हो। तो हमेशा आप याद रखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो सिर्फ ग्रोथ से होता नहीं है। लोग को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रोथ, बट आपका आर्किटेक्चर, तो मतलब एक एडवाइजर ने प्रोडक्ट के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, एडवाइजर ने आर्किटेक्चर के ऊपर करना चाहिए। जैसे हम अगर कहते हैं ना 65% एटलीस्ट, अगर मतलब नॉर्मली अभी कोई पूछता है कि सर 70 इधर डालेंगे 30 उधर डालेंगे, तो फिर टर्म के लिए कुछ बचता नहीं, बट टर्म का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा रहता है। बट फिर भी अगर मैं कहूँगा 70 के बजाय 67% अगर आप ग्रोथ में डालते हैं, 30% आप स्टेबिलिटी में डालते हैं, और अराउंड 3% आप टर्म में डालते हैं, तो ये आर्किटेक्चर हो गया। ये आर्किटेक्चर में आपको उसको बिठाना जरूरी है, और इसलिए ये आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग ऑलवेज सोचते हैं सर म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड अच्छा जा रहा है, लोग उसको अच्छा ये कर रहे हैं, बट आर्किटेक्चर होने बिगर अगर आप खाली म्यूचुअल फंड करेंगे तो नाइदर एडवाइजर का फायदा होगा नॉर कस्टमर का होगा। बिकॉज रिमेंबर, एडवाइजर का फायदा कब होता है? जब AUM बढ़ता है,
और AUM कब बढ़ेगा? जब कस्टमर विड्रॉ नहीं करेगा, और कस्टमर विड्रॉ नहीं कब करेगा? जब उसको आर्किटेक्चर के हिसाब से आप प्लानिंग करके देते हो तब। और अगर कस्टमर निकालेगा भी तो उसका उधर जो है जो स्ट्रक्चर हमने स्टेबिलिटी का बना है वो उसके काम में आएगा। तो एक एडवाइजर को भी सोचना चाहिए कि उसका लॉन्ग टर्म इनकम जो है ना वो इस आर्किटेक्चर पे डिपेंड है। वो सोचता है कस्टमर ये करता है, बट एक एडवाइजर सोचना चाहिए कि कितने लोग बाहर भी निकलते हैं, कितने लोग मैं कोई कंसल्टेंसी कर रहा था, वो बंदे का कुछ 20-25 लाख एवरी ईयर ऐड हो रहा था AUM में, 25 लाख 30 लाख, बट 25-30 लाख बाहर भी निकल रहा था। तो देन इट मीन्स कि उसका स्टेबिलिटी फैक्टर कहाँ पर है? मतलब वो काम कर रहा है बट उसका अल्टीमेट जो अप पार्ट है, जो इनकम है, वो भी उसको। तो मेरा फाइनल वर्ड ये है, आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, नॉट द प्रोडक्ट्स। एक बार आपने आर्किटेक्चर फिक्स कर दिया, आपने गैप्स, और इसमें गैप्स कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, खाली आर्किटेक्चर है बट आर्किटेक्चर के बेसिस पे आपको गैप्स निकालना है और गैप के हिसाब से फिर प्रोडक्ट डिजाइन करना है। ये बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें श्योरिटी, भले आदमी डिसिप्लिन्ड है, इनडिसिप्लिन्ड है, भले तूफान आएगा नहीं आएगा, हर सिचुएशन में जो विनिंग होता है वो क्लाइंट का जरूर होगा, अगर इस प्रकार से हम आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर हम करते हैं तो। राइट। सो सर, जब भी आप ये बात कर रहे हैं, मतलब 100 रुपया अगर मेरे पास है तो हम लोग पहले कहीं मैंने सुना था मतलब कि आपका एज जो है उसको माइनस करेंगे उतना इक्विटी में डालना चाहिए, थंब रूल बोलते हैं। वो थंब रूल है, बट मुझे लगता है वो थंब रूल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ये थंब रूल में अपने को कर सकते हो, बट बेसिकली क्या आर्किटेक्चर में है ना, वो ऑलमोस्ट थंब रूल जैसा ही आ जाता है। राइट। वो ऑलमोस्ट 100 रुपए में 65-70% के बीच में आप म्यूचुअल फंड में डालो, करेक्ट, 25-30 के बीच में एंडोमेंट में डालो, और बाकी का जो थोड़ा बहुत बचा है वो टर्म में डालो। तो यू आर कवरिंग द फुल स्पेक्ट्रम। आपका प्रेजेंट गैप भी कवर हो गया, आपका स्टेबिलिटी भी कवर हो गया, आपका फ्यूचर गैप भी कवर हो गया। और जिस दिन से ये आर्किटेक्चर अगर कस्टमर एक्सेप्ट करता है तो उसका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट रेडी हो गया, एंड ही इज फाइनेंशियली फ्री। करेक्ट, एब्सोल्यूट। और उसमें एडवाइजर भी फाइनेंशियली फ्री हो जाए। राइट। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।